देखो सीवीपी एनालिसिस चैप्टर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस का मतलब है कॉस्ट वॉल्यूम के हिसाब से हम प्रॉफिट को एनालाइज करें, खर्चे को देख के प्रॉफिट को एनालाइज करें। ठीक है, आपको इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। एक बात तो ना, ये वाला फॉर्मेट एकदम ब्रेन में याद रख लेना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आएगा? एनीवन? नो आइडिया? नए कंट्रीब्यूशन ये अपने किए हैं जब अपने सेमेस्टर 2 में कॉस्टिंग कर रहे थे। एक जगह ये हम बताया था, फिर सुन लो एक बार। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलते हैं? देखो एक बात समझो, आप 10 लाख का माल बेचे, उसमें से रॉ मटेरियल लेबर ही वेरिएबल कॉस्ट है, वो निकल गया मान लो 4 लाख का, तो अभी भी आपके पास 16 लाख बचा। उसमें से मान लो आपका फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट, सैलरी, वो सब अगर निकल जाए, मान लो वो भी है 2 लाख, तो अभी आपका 14 लाख का प्रॉफिट बचा ना। उसी प्रॉफिट को बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के पहले तक का प्रॉफिट। अब क्या माइनस करेंगे इसमें? पहले इंटरेस्ट, ब्याज चुका रहे हैं वो माइनस कर लो, तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। देखो आई हट गया ना, ऊपर क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना? EBIT है, EBIT का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ, तो अब इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब सबको ही का खर्चा पेमेंट कर दिया, रॉ मटेरियल लेबर को वेरिएबल कॉस्ट बांट दिया, फिक्स कॉस्ट बांट दिया, रेंट, सैलरी, वो सब एडवर्टीजमेंट वगैरह। जिनसे लोन लिए थे उनको ब्याज भी दे दिए और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिए। अब जो प्रॉफिट बचा वो शेयर होल्डर का प्रॉफिट, सबको चुका दिए ना। बिजनेस के अंदर के लोग, बाहर के लोग, गवर्नमेंट, बैंक, क्योंकि बैंक को ब्याज चुका दिए, सबको प्रॉफिट में से उनका हिस्सा दे दिए। ठीक बात? अब जो प्रॉफिट बचा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब पैट में से क्या होता है? अब पहले पूरा फॉर्मेट सुन लो। पैट में से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उनका डिविडेंड दे देते हैं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे देते हैं। अब जो बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखो टोटल माल इस बार जो बेचे उसमें सबका धीरे धीरे चुकाते गए। रॉ मटेरियल लेबर को हम उनका पैसा दे दिए, फिक्स कॉस्ट को भी दे दिए, ब्याज चुका दिए, टैक्स चुका दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे दिए। अब जो प्रॉफिट बचा उसका अल्टीमेट मालिक कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसी को बोलते हैं पाफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड मारो तो आता है अर्निंग पर शेयर, EPS। क्या आता है? ये फॉर्मेट आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में काम आएगा। आगे जाके सेमेस्टर 6 में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे FM, उसमें तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये काम आएगा। इसको एक्चुअली बोलते हैं क्या पता है? जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो अकाउंट्स में, जैसे आप कॉस्ट शीट बनाते हो कॉस्टिंग में, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। मतलब इनकम का स्टेटमेंट है ये पूरा। तो क्या क्या करते हैं? रिपीट करो जल्दी जल्दी। सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करे तो आया कंट्रीब्यूशन। तुम इसको GP बोल सकते हो एक तरीके से, बट बोलना मत, मतलब ये GP जैसा है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो EBIT, इंटरेस्ट माइनस किया तो EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया तो आगे अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी इसका डिविडेंड दे दिए तो बच गया पाफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर।
और उसमें उसको जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो आ जाता अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा। अब मान लो मेरा ईपीएस आया 5 रुपया, मान लो यहाँ पे 5 लाख रुपया आया पापेश, ईपीएस नंबर ऑफ शेयर मान लो 1 लाख है, तो मतलब पर शेयर कंपनी 5 रुपया कमा रहा है। अब कंपनी डिसाइड करता है कि उसमें से 2 रुपया डिविडेंड बांट दो, बाकी 3 रुपया का रिजर्व रख लो। पर शेयर 2 रुपया डिविडेंड डिसाइड हो गया। अब अगर चंद्रलेखा के पास मेरा कंपनी का 1000 शेयर है तो उसको 2000 रुपीज़ का डिविडेंड मिल जाएगा। अगर अनुश्री के पास मेरे कंपनी का 5000 शेयर है तो उसको 10,000 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा। बाकी पैसा कंपनी रिजर्व में रख लेगा 5 लाख में से। समझे? क्लियर है दोनों को? हाँ सर। ये फॉर्मेट भूलना मैं बहुत काम आएगा। इस चैप्टर में कहाँ तक काम लगेगा वो सुन लो। इस चैप्टर में आपको सिर्फ ईबीआईटी तक काम लगेगा। इस चैप्टर में केवल सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो आएगा ईबीआईटी, बस यहीं तक काम लगेगा। बट ये पूरा स्ट्रक्चर ये होता है। हम आधा अधूरा पढ़ाने में बिलीव नहीं करते थे। हमको ये नहीं लगता कि इतना इस चैप्टर के लिए इतना ही काम करते तो इतना ही बताओ। फिर क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है ये इतना ही होता है, और बाद में जब कोई चैप्टर में उसको आगे बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है अपने आप। तो पूरा फॉर्मेट क्या है ये? अब पूरा फॉर्मेट ये है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ केवल ईबीआईटी तक काम आएगा। बात क्लियर? हाँ। तो पहला तो इस चैप्टर में ये चीज जानना बहुत जरूरी था, ये इनकम स्टेटमेंट क्या है और कितना काम आएगा। क्या काम आएगा अब आते हैं उसके ऊपर। आपको इस चैप्टर में ना 4-5 चीज निकालने बोलेगा एग्जाम में। आपको मैं मैक्सिमम चीज का ना फॉर्मूला नहीं याद कराएगा देखना, क्योंकि आपको फॉर्मेट से बहुत चीज क्लैरिटी आ जाएगी। इस चैप्टर में देखो क्या काम आएगा। मेरे को एक तो एग्जाम में ना इस चैप्टर में ना मेनली 4 चीज निकालने बोले, मेन 4 ही चीज है। पहला हमको बोलेगा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके बताओ, तो आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर ही दोगे। क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो आएगा ईबीआईटी। हाँ। कंट्रीब्यूशन का 2 फॉर्मूला बन सकता है, या तो ऊपर से आए तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो तो भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है, और अगर नीचे से आए तो ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड कर लो तो भी तो कंट्रीब्यूशन बन सकता है। हाँ। सोचो, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे तो ये माइनस करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगर मेरे को कोई ईबीआईटी दे देता क्वेश्चन में और बोलता कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाओ, तो आप ईबीआईटी पता होता। जनरली कंट्रीब्यूशन से जब ईबीआईटी पे आते हो तो फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हो, तो अगर ईबीआईटी से फिक्स कॉस्ट पे जाना, कंट्रीब्यूशन पे जाना होता तो ऐड करते। क्लियर है फॉर्मूला? हाँ। चलो ठीक है। दूसरा चीज आपको इस चैप्टर में निकालने बोलेगा पीवी रेशियो, जिसका फॉर्मूला ही होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो अगर कंट्रीब्यूशन और सेल दोनों नहीं पता तो आप पीवी रेशियो नहीं निकाल पाओगे। ठीक बात? हाँ। इसीलिए ये फॉर्मेट में ना जैसे ही एग्जाम में सम्स आए सीवीपी एनालिसिस का, पहला काम ये करना कि साइड में फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, जो फिगर अवेलेबल है पुटिंग कर लेना, ताकि मिसिंग फिगर मिल जाए और ये सम सॉल्व हो जाए। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद हो गया? हाँ। पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, सी बाई एस, सी बाई एस, सी बाई एस, तो ये बोलो। इनटू 100 नहीं भी करोगे तो चलेगा, पॉइंट में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनटू 100 करोगे तो बस परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक बात? हाँ। तीसरा चीज इस चैप्टर में जो निकालने बोलता है वो है आपका, एक मिनट कहाँ पे गया, एक मिनट, हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालने बोलता है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा?
नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब न खर्चा है न तो नुकसान हो रहा है न फायदा हो रहा है। जीरो प्रॉफिट बोल सकते हैं। जीरो प्रॉफिट मतलब न लॉस न फायदा। तो ब्रेक ये इवन, कुछ टोटल कॉस्ट से कुछ रिलेटेड था ना ये ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ आप जितना खर्चा कर रहे हो टोटल उतना ही आपका सेल हो जाए, सेल से रिकवरी हो रहा है। यही तो है ब्रेक इवन पॉइंट। जितना आप खर्चा कर रहे हो उतना ही आपका सेल से रिकवरी हो रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट दो वे में निकल सकता है, आइदर रुपी यूनिट के टर्म में, आइदर रुपीस के टर्म में। मतलब हम आपको बोल सकते हैं ना कितना यूनिट माल बेचे कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, कितना पीस बेचे या कितना केजी बेचे या कितना लीटर बेचे। और अगर हम रुपीस में पूछे तो कितना रुपए का सामान बेचे, मतलब सेल्स का वैल्यू कितना हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ये दोनों का मतलब होगा ना। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बोलता है दैट मीन्स आई एम आस्किंग कि कितना नंबर ऑफ पीसेस बेचे। और जब हम आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बोलता है तो हियर आई एम फाइंडिंग आउट हाउ मच वैल्यू ऑफ सेल शुड बी डन, कितने रुपए का माल बेचे। बात क्लियर? तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होना चाहिए तो देखो आराम से। फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सी डैश का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सी डैश का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर यही रुपीस के टर्म में निकालने बोलते हैं हम आपको तो हम आपको बोलते हैं EBIT बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, देख लो यहाँ पे फॉर्मूला। ओ एक मिनट, गलती हो गया। जब रुपीस में निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट बाय EBIT, फिक्स कॉस्ट बाय PV रेशियो। फॉर्मूला हो जाएगा जब वो दोनों में फिक्स कॉस्ट है, चाहे यूनिट में बोलो चाहे रुपीस में बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालते वक्त दोनों में ही फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जब यूनिट में निकाल रहे हैं तो किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक पीस का कंट्रीब्यूशन से। और अगर हम रुपीस में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे PV रेशियो से। तो देखो जब तक PV रेशियो सॉल्व नहीं होगा तब तक ये नहीं निकल सकता। सब कनेक्टेड है ना आपस में। और आखिरी चीज जो एग्जाम में निकालने बोलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कम से कम इतना माल तो बेचना ही पड़ेगा वरना बर्बाद हो जाएगा। सेफ्टी मतलब इसके नीचे गए तो अनसेफ हो जाएंगे, यहीं तक सेफ्टी है। इसको भी दो टर्म में निकलता है, यूनिट और रुपीस। यूनिट में निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इसका EBIT बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रुपीस में निकालने का हो जाएगा EBIT बाय PV रेशियो। मतलब एक चीज गौर कर रहे हो, जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोल रहा है ऊपर में हमेशा फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ही है, और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोल रहा है ऊपर में EBIT और EBIT है। ठीक है, और नीचे में क्या है? सब ब्रेक इवन पॉइंट में जब यूनिट में निकालना बोल रहे हैं तो नीचे जब दोनों यूनिट में देख लो नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही है, और रुपीस में देख लो नीचे दोनों में PV रेशियो। तो ये याद करने का तरीका होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट में दोनों में ऊपर फिक्स कॉस्ट है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में दोनों ही ऊपर में EBIT है। अब यूनिट किसी का भी निकालना हो, चाहे ब्रेक इवन पॉइंट चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नीचे हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही है। और रुपीस में कुछ भी निकालना हो, चाहे ब्रेक इवन पॉइंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नीचे में हमेशा क्या है? PV रेशियो। बात क्लियर? मोटा मोटी आपको इतना फॉर्मूला काम आएगा, इक्का दुक्का और लग सकता है वो हम
सम में बात करेंगे। तो आपको 1, 2, अच्छा मार्जिनल सेफ्टी का एक फॉर्मूला और हो जाता है जब रुपीस में बात करते हैं। वो बोलता है टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में। अगर हम ये भी कर सकते हैं, मेरा टोटल माल कितना बिका उसमें से माइनस कर दो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आएगा, तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल सकता है। इतना ही फॉर्मूला आपके काम का है। इक्का दुक्का कुछ और लगा तो सम में देखेंगे। चलो सम चालू करें, प्रैक्टिस करना। ये वीडियो हम आपको देंगे ही, तब आप ये फॉर्मूलाज को एक जगह नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो पहले क्या निकालने बोला था कोई सम में? आपको बोल रहे हैं कंपनी है जिसका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इनका खर्चा आपको बता दिया। एक कंपनी है जिसका मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आपको बता दिया। देखिए हमारे काटती है ना पर किसकी है ये? यहाँ पे क्या क्या दिया है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दे दिया तीनों आइटम का। एक आइटम का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड बता दिया आपको कि मटेरियल पे 10 रुपया खर्चा होगा, लेबर पे 6 रुपया, ओवरहेड पे 4 रुपया। आपको बता रहा है आपका आउटपुट कितना होगा, मतलब कितना यूनिट बन के निकलेगा, 10,000 यूनिट, जिसमें बोल रहा है 40% ओवरहेड इज वेरिएबल। देखो मटेरियल ऑलवेज वेरिएबल होगा कि फिक्स्ड? बोलो। मटेरियल फिक्स होता है, ना वेरिएबल होता है। मतलब तुम एक पीस केक बनाओ तो भी 20 रुपया का मैदा लगेगा, और 10 पीस केक बनाओ तो भी 20 रुपया का मैदा लगेगा। नहीं वेरिएबल है सर। लेबर फिक्स्ड है कि वेरिएबल? वेरिएबल है, वेरिएबल है। लेबर वेरिएबल है। अरे तुम फैक्ट्री में लेबर को बोलोगे कि एक पीस बनाओगे तो भी तुमको 1000 रुपया महीना ही देंगे, और 5 पीस केक बनाओगे तो भी 1000 रुपया महीना देंगे। फिक्स और वेरिएबल का डिफरेंस, डेफिनेशन क्या होता है? जो चीज आउटपुट के हिसाब से बदले वो वेरिएबल है, और जो आउटपुट के हिसाब से जो खर्चा बदले नहीं वो फिक्स है। बात समझ में आया? जो चीज आउटपुट के हिसाब से बदले नहीं, मतलब हम मशीन का खर्चा जैसे एग्जांपल लेते हैं, या मान लो हम एग्जांपल लेते हैं सुपरवाइजर का सैलरी। अब सुपरवाइजर का काम है घूम के नजर रखना। बेटा जी 1 पीस बने चाहे 1 लाख पीस बने, वो तो अपना फिक्स सैलरी लेगा। हाँ, दैट इज फिक्स्ड। आउटपुट बदला लेकिन खर्चा का अमाउंट नहीं बदला। और वेरिएबल किसको बोलते हैं? आउटपुट बदले तो खर्चे का फिगर भी चेंज हो जाए। ठीक बात? तो मटेरियल पूरा का पूरा वेरिएबल है, लेबर भी पूरा का पूरा वेरिएबल है। ओवरहेड में क्वेश्चन बोल दिया आपको कि जो 4 रुपया ओवरहेड लग रहा है ना, इसमें से 40% वेरिएबल है, मतलब बाकी 60% क्या है? फिक्स्ड। चलो ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो फटाक से। मेरा फॉर्मेट क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो आएगा पीबीआईटी। यही तो करो। सेल कितना है सर? 10,000 यूनिट है, और एक पीस का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन बता रहा है 28 रुपीज है। सेलिंग प्राइस इज 28 रुपीज पर यूनिट लिखा हुआ है, तो 10,000 इंटू 28 2,80,000। हम सेल लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोला है? वेरिएबल कॉस्ट आइटम है। वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है मेरा? सर एक मटेरियल का 10 रुपया लगता है, लेबर का 6, और ये 4 में से 40% वेरिएबल है, मतलब 1 रुपया 60 पैसा। तो कितना हुआ? 17 रुपया 60 पैसा वेरिएबल कॉस्ट है। तो इनटू 10 करेंगे तो 1,76,000 इंटू 10,000। अरे तो बेटा एक पीस का है, और आपका टोटल सेल कितना है? 10,000 यूनिट का, तो 10,000 यूनिट बनाने में 1,76,000 वेरिएबल कॉस्ट लगा होगा। कोई डाउट हुआ इस पे?
चलो ठीक है, आगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,04,000। दो 2,80,000 में 1 लाख गया, बचा 1,80,000 और 76,000 गया तो बचा 1,04,000। ठीक है। हाँ फिक्स कितना है सर? बोला 60% फिक्स्ड है। अगर 40% फिक्स ओवरहेड वेरिएबल है तो बाकी 60% ओवरहेड क्या होगा? फिक्स्ड। फिक्स्ड। तो 4 रुपए का 60% कितना होगा? 2 रुपये 40 पैसा। हाँ 2 रुपये 40 पैसा इंटू 10,000 यानी 24,000। हाँ ठीक है। हाँ तो अब आ जाएगा EBIT 1,04,000 में 24,000 गया, 80,000 का EBIT। कोई दिक्कत? नहीं। अब मेरा क्वेश्चन यहीं से चालू होता है। हमको निकालना क्या क्या है? हमको क्वेश्चन में पहले बोला कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाओ, आप निकाल दिए 1,04,000 कंट्रीब्यूशन है। हाँ आपको दूसरा बोला मार्जिनल और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के बताओ, मतलब एक पीस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? बेटा जी अगर 1,04,000 टोटल कंट्रीब्यूशन है तो एक पीस का कितना होगा? कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 10,000 यूनिट, 10,000। हाँ तो यानी 10 रुपया 40 पैसा। हाँ तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो देखो ये फॉर्मेट आप सजा लिए, आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चारों आंसर निकल गए, देख लो। कंट्रीब्यूशन निकल गया ना 1,04,000, हाँ और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकल जाएगा। हाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मार्जिनल बोलते हैं। अगर कोई बोलते हैं ना मार्जिनल निकालो, तो वो एक ही बात हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालने अगर बोलते हैं। ठीक है चलो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा 1,04,000 डिवाइडेड बाई 10,000। हाँ 1,04,000 डिवाइडेड बाई 10,000, यह आ जाएगा 10 रुपये 40 पैसा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ हो गया, सेकंड आंसर भी सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा? प्रॉफिट पर यूनिट निकालो। तो आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है 80,000, हाँ तो एक पीस का कितना होगा? डिवाइडेड बाय 10,000। हाँ यानी 8 रुपया होगा। 80,000 डिवाइडेड बाई 10,000। और लास्ट क्वेश्चन पूछा था, बताओ फिक्स ओवरहेड कितना होगा? तो वो भी आप निकाल चुके हो कि 24,000 होगा। ठीक है ना? हाँ क्लियर है? ये 24,000 कैसे आए तो बताइए। हाँ 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 तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। सही सम में तो आप वो सब निकलवाए नहीं जो आप बोल रहे थे। चलो उसका भी एक सम करते हैं पहले। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको? फाइंड आउट पीवी रेशियो, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, मतलब रुपीस के टर्म में पूछ रहा है आपसे। और फिर बोला नेट प्रॉफिट भी निकाल के बताओ। अगर तुम्हारा सेल है 75,000, अगर तुम्हारा सेल्स है यहाँ पे बाकी डेटा काम है। हाँ फिक्स ओवरहेड बता रहे हैं 7,500। देखो क्वेश्चन के बाद ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है फाइंड आउट द पीवी रेशियो, 1 नंबर आइटम बोला। 2 नंबर बोला ब्रेक इवन पॉइंट सेल निकाल के बताओ। और 3 नंबर बोला नेट प्रॉफिट निकाल के बताओ अगर आपका सेल 75,000 और कितना सेल करना होगा अगर मेरे को प्रॉफिट करना है 7,500 का। ये भी एक आइटम पूछ लिया। ठीक है। और बोला कि अगर सेल 50,000 होता और नेट प्रॉफिट 5,000 तो बताओ फिक्स ओवरहेड होता है यहाँ पे 7,500। पहले पुट कर लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो आएगा EBIT। ठीक है ना? अभी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5,000, चलो वो मिल गया। फिक्स ओवरहेड कितना लग रहा है? 7,500। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 12.5 ना, उल्टा चल रहे हैं, नीचे से ऊपर आ जाएंगे तो आ ही जाएगा। सेल हमको बता ही दिया 75,000 है ना? तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दोगे।
कितना आएगा? नहीं, सेल 50,000 बोला ना, सेल अमाउंट तो 50,000। सॉरी सर, वो तो बाद में पूछा कि अगर सेल 75 होता तो कितना प्रॉफिट होता। अभी बोला सेल्स 50,000 है, ये कितना आएगा? 50,000 में कितना माइनस करोगे तो 12,500 आ जाएगा। 37,500। हाँ 37,500 ये मिल गया। अब आप पहला दोनों आइटम सॉल्व कर दो। पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला है? C/S। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 कर लो। कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 12,500। सेल तुमको क्वेश्चन में बता रहा है क्या? 50,000। .25 आया। 25। हाँ 0.25 आ रहा है। इसको इंटू 100 करो तो 25%, वरना 0.25 भी छोड़ सकते हो। ये आपका मन, आप इंटू 100 लगाओगे या नहीं लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका पीवी रेशियो आ गया, यानी आप 25% सेल पे प्रॉफिट कमाई लेते हो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, है ना? आपको क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। आप चाहो तो दोनों निकाल के आ जाओ, पर यहाँ पे यूनिट निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का कोई तरीका नहीं पता। नंबर ऑफ आइटम कितना बेचे वो नहीं बता रहा। वरना तो अगर यहाँ पे हमको बता देता बेटा जी कि हम 10,000 यूनिट बेचे, मान लो एक बार, तब तो आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट भी निकाल लेते, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपको पता है, ये रहा 7,500। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको तो पता है 12,500 टोटल कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम 10,000 पीस बेचे हैं, एक पीस पे कितना होगा? ₹1.25। तो 7,500 डिवाइडेड बाई ₹1.25 करो, आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाता, यूनिट आ जाता। समझे? करो 7,500 डिवाइडेड बाई 1.25। 6,000 यूनिट माल बेचते तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है? लेकिन यहाँ ये निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको ये बताया नहीं कि कितना यूनिट है मेरा, अभी कितना बेच रहे हैं वो बताया नहीं। जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकल सकता तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट भी नहीं निकल सकता। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। हाँ, तो यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट भी पता है और पीवी रेशियो तो आप निकाल ही चुके हो। तो 7,500 डिवाइडेड बाई 0.25। तो सॉल्व करो 7,500 डिवाइडेड बाई 0.25 कितना आएगा? 30,000। वेरी गुड। तो 30,000 रुपीज का अगर आप माल बेचते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? प्रूफ करके दिखाया। प्रूफ बाद में होगा, अगला क्वेश्चन में जब यूनिट देगा तब प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसी के साथ? अब बोल रहा है अगर तुम्हारा प्रॉफिट तुमको 7,500 रुपया चाहिए होता तो बताओ कितना का सेल करते? अगर तुमको यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए होता 7,500 का, तो बताओ कितना का सेल करते? तो EBIT की जगह 7,500 बिठा के देखो। हाँ चलो भाई करो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो आएगा EBIT। देखो EBIT तो बोल दिया हमको 7,500 का प्रॉफिट चाहिए। फिक्स कॉस्ट तो बेटा जी फिक्स ही होता है ना। हाँ वो तो चेंज नहीं होगा। हाँ तो वो 7,500 ही रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन 15,000 होना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब बताओ सेल कैसे निकलेगी? बेटा जी एक चीज गौर करो, पीवीआर का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। पीवी रेशियो तो अभी तुम निकाले 0.25 हो तुम्हारा। कंट्रीब्यूशन तुम यहाँ निकाल लियो 15,000 होना चाहिए। सेल नहीं पता, वही तो निकालना है।
हाँ तो सेल इधर जाएगा और 15,000 बाई 0.25 हो जाएगा। ठीक बात? हाँ अनुश्री क्लियर है? हाँ सर। तो बस अब निकाल दो 15,000 डिवाइडेड बाई 0.25 यानी 60,000 का माल बेचोगे ना तो तुम्हारा 7,500 का प्रॉफिट आ जाए। ये देख लो सेल निकालना है 6,500। तो ऐसे ही इसीलिए ये फॉर्मेट जरूरी है। जो मिले वो पहले पुट कर लो, फिर देखो कोई एक फॉर्मूला में वो लग के आंसर निकल जाएगा क्या। और फॉर्मूला तो अभी ऊपर पड़े 4 ही है, एक पीवी रेशियो का, एक फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का, 2 फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का, 2 फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो टोटल 6 फॉर्मूला इस चैप्टर में। बस वो 6 फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक बात? हाँ ठीक है सर। देखो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन दिया, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे बोला मेरे को सेल बता दिया 40,000, मेरे को बता रहा फिक्स कॉस्ट 12,000 और वेरिएबल कॉस्ट 20,000। पहले बोला पीवी रेशियो निकालो, फिर तुमको बोल रहा ब्रेक इवन सेल्स निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालो। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो आ जाएगा EBIT। ठीक बात? हाँ पहले जो डेटा अवेलेबल है पुट कर लो फटाक से इस फॉर्मेट में। 40,000 का सेल बताया, वेरिएबल कॉस्ट बताया 12,000 का, नहीं वेरिएबल कॉस्ट बताया 20,000 का, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20,000। हाँ फिक्स कॉस्ट बताया 12,000 का, ये रहा है ना, हाँ तो 8,000 का EBIT। यहाँ तक तो कोई चाप नहीं हुआ। नहीं अब एक एक चीज जो निकालने बोला निकालते रहो। पीवी रेशियो निकालने बोला है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, कंट्रीब्यूशन है 20,000, सेल्स है 40,000, तो पीवी रेशियो आ जाएगा 0.5। हाँ सही बात है। इसको 100 कर लेते तो 50% आ जाता, बात एक ही। सेकंड बोला ब्रेक इवन सेल्स निकालो। सर यहाँ पे यूनिट वाला तो निकल नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट नहीं पता, खाली रुपीस वाला ही निकलेगा, वही निकाल लो। सर अगर दोनों निकल रहा हो तो दोनों निकाल के आते एग्जाम में। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकाल लो। क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट कितना है तुम्हारा? 12,000। पीवी रेशियो अभी भी निकालिए 0.5, 24,000 तुम्हारा सेल हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होगा। और तुमको बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, वो भी यूनिट वाला नहीं निकल सकता, हाँ तो रुपीस वाला तो निकल सकता है। कितना निकलता? नीचे पीवी रेशियो, हाँ नीचे पीवी रेशियो, ऊपर क्या होगा? EBIT। EBIT तुम्हारा 8,000 है, हाँ 8,000 बाई 0.5 16,000। ठीक है। हाँ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला वो भी लगा सकते थे, रुपीस वाला, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल तुम्हारा कितना है इस क्वेश्चन में? 40,000। 40,000। और ब्रेक इवन सेल कितना निकाले थे? 24,000। देख लो 40 माइनस 24 करो तो भी 16,000 ही आएगा। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही आंसर आना था, बट फॉर्मूला दो हम दोनों दिखा दिया। ठीक है। हाँ अब इसी में देखो आपको क्वेश्चन पलटा कैसे बोल रहा है, अगर ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ, अगर तुम्हारा फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ जाता तो क्या दिक्कत है? सेल तो 40 जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट तो 20 जा रही है, तो कंट्रीब्यूशन भी 20 है जा रही है, लेकिन तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कितना होता? बोल रहा 10% से बढ़ जाता। इंक्रीज 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट कितना था? 12,000। अगर वो महंगाई बढ़ने के कारण बढ़ जाए, मतलब अकाउंटेंट को पहले 12,000 सैलरी देते थे, तो जिंदगी भर तो 12,000 नहीं दोगे ना, नहीं महंगाई बढ़ेगा उसका सैलरी भी बढ़ेगा, तो 12,000 का 10% 1,200 रुपया और, तो 13,200 हो जाता तुम्हारा।
फिक्स कॉस्ट। तो तुम्हारा कितना आ जाता PBIT? 20 में से 13,000 गया, 7,000, 8, 6,800। वेरी गुड। अब सब नहीं निकल जाएगा, पीवी रेशियो या ब्रेक इवन पॉइंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सभी निकल जाएगा। हाँ, सिमिलरली तुमको बोला अगर तुम्हारा 10% से वेरिएबल कॉस्ट घट जाता तो, 10% से सेलिंग प्राइस बढ़ जाता तो, 10% से सेलिंग घट जाता तो, 10% से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाता तो, मतलब तो सर ये 15 नंबर का दे के मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं, एक ही काम बार बार कहीं करवाएगा, इस बात का 15 नंबर दे, है ना? ये सब 15 नंबर का आता है। हाँ, ये आएगा तो 15 में ही आएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ निकलवा रहे हैं। हालांकि एग्जाम में इतना केस नहीं देता, ये सब चैप्टर 10 ही नंबर में डील करता है। तो 10 नंबर का देने के लिए आपको एक तो पहले नॉर्मल सॉल्व करवा लेता, और फिर एक तो कोई सा सॉल्व करवा लेता कि अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए तो या वेरिएबल कॉस्ट घट जाए तो कोई एक केस सॉल्व करवा लेता, 1 या 2। ठीक है, मोटा मोटी क्लियर है? हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, इसको रिवाइज करना।